नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और राजस्थान की इतिहास, कला और संस्कृति यानी राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के इस बड़े इंटरेस्टिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है राजस्थान के मारवाड़ के राठौड़ वंश के बारे में। मारवाड़ का राठौड़ वंश एक ऐसा राजवंश है जो राजस्थान में सबसे लेट आया। और साथ साथ में हम बात करें आज इस पूरे के पूरे सेशन के अंदर, सबसे पहले हम राठौड़ वंश का एक जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे, बेसिक परिचय लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि राठौड़ वंश की उत्पत्ति किस तरीके से हुई, और फिर हम देखेंगे हर एक इंपॉर्टेंट लीडर्स को, उनके दौरान कौन सा युद्ध हुआ, कोई दुर्ग बना, कोई राजनीतिक घटना हुई। इन सभी चीज़ों को अपन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी फैक्ट्स हैं उन सब के अंदर इंक्लूड करते करते जो है वो पूरी तरीके से इस राठौड़ वंश को देखेंगे। तो राठौड़ वंश की स्थापना से लेकर और राठौड़ वंश के हम बात करें कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो लास्ट रूलर थे वहाँ तक ये पूरी की पूरी कहानी रहेगी, सारे के सारे फैक्ट्स कवर करते हुए चले। तो भैया सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन मारवाड़ के राठौड़ वंश की। मारवाड़ के राठौड़ वंश की अगर उत्पत्ति की बात की जाए तो इसके बारे में जितने भी विद्वान हैं उनका एक मत तो है नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहें कि कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं कि सूर्यवंशी है, कमालदास भी कहते हैं कि ये सूर्यवंशी है, लेकिन मुनोत नैन्सी का ऐसा कहना है कि ये जो राठौड़ वंश है इसकी उत्पत्ति हम ट्रेस कर सकते हैं किससे, तो अपने को याद रखना है कि कन्नौज के राजपूतों से इनकी उत्पत्ति हम ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन जितने भी विद्वान हैं वो एक बात ज़रूर मानते हैं कि जो राठौड़ शब्द है इसके बारे में अगर हम देखें तो ये राष्ट्रकूट शब्द से बना हुआ है, और उसके अपभ्रंश के तौर पे हम देखते हैं राठौड़। राष्ट्रकूटों के बारे में अगर हम इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में देखें तो अपने याद करना है कि किस तरीके से दक्षिण भारत के बड़े प्रमुख राजवंशों में से एक थे। तो इन सभी फैक्ट्स के साथ अपन बात कर लेते हैं मारवाड़ के राठौड़ वंश के। तो सबसे पहले मारवाड़ के राठौड़ वंश की बात कर रहे हैं तो आप पहले इस शब्द के ऊपर फोकस करो, मारवाड़। तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि भाई मारवाड़ जो है कौन से जोग्राफिकल एरिया के अंदर इंक्लूड करता है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर आप इसके अंदर जो है इंटर रिलेशन इसका पूरी तरीके से पकड़ लोगे तो चीज़ें याद करना भी आसान होगा और समझना भी आसान होगा। तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं मारवाड़ की। तो ये राजस्थान का जो पूरा का पूरा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इसको अपन मारवाड़ रीजन के तौर पे कह सकते हैं। और अगर हम बात करें कि मारवाड़ रीजन के अंदर प्रेजेंट डे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो उनके बारे में देख लेते हैं। मारवाड़ के अंदर अपन देख सकते हैं जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर और साथ साथ में पाली। ये पूरा का पूरा जो है क्षेत्र मारवाड़ के तौर पर इंक्लूड किया जा सकता है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब वापस अपन शब्द पे आ जाते हैं राठौड़ शब्द के ऊपर। राठौड़ शब्द जो है उसकी उत्पत्ति हम देखते हैं एक संस्कृत शब्द से जिसका नाम है राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूट डायनेस्टी की बात करें तो हम देखते हैं कि किस तरीके से दक्षिण भारत में जो है वो ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी बड़ी प्रेवलेंट थी। तो हम ये देख सकते हैं कि राठौड़ों के इवोल्यूशन के तौर पे, उत्पत्ति के तौर पे ये जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी है इसका भी एक इंटरप्रिटेशन हम याद कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी बात हो गई अपने राठौड़ वंश की। एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये है कि अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा राजवंश था जो राजस्थान के बाहर होकर, मतलब बाहर से आने के बाद राजस्थान के अंदर अपने पूरे के पूरे साम्राज्य की स्थापना करता है, सबसे लेट यानी आखिरी में आने वाला राजवंश कौन सा था, तो अपने याद रख लेना है राठौड़ राजवंश जो था वो आखिरी में आने वाला राजवंश था। बात हो गई। तो अब जब डायनेस्टी की पूरी बात हो गई, चलें अब राजाओं की तरफ। राजाओं के बारे में सबसे पहली चीज़ तो ध्यान रखना है कि हर एक डायनेस्टी का स्थापना करता होता है आदि पुरुष होता है। और अगर पूछ लिया जाए कि राठौड़ राजवंश का कौन है स्थापना करता या कौन है आदि पुरुष, तो अपने नाम याद रखना है किसका, राव सिंहा का। राव सिंहा जो है वो राठौड़ राजवंश की हम कहें पूरी तरीके से स्थापना करते हैं। और साथ साथ में अगर पूछ लिया जाए कि वो अपनी प्रारंभिक राजधानी या हम कहें कि जो आते हैं और वो कहाँ पर बसते हैं, तो सबसे पहले याद रखना है कि वो पाली के अंदर आके और मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना करते हैं। तो बात कर लेते हैं भैया राव सिंहा की। राव सिंहा, पहला इंपॉर्टेंट चीज कि 13वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट शासक राव सिंहा ने आकर, कहां पर आकर, तो भैया पाली में आकर जो है वो राठौड़ वंश की नींव रखी। पहली चीज हो गई। दूसरी बात हमें ध्यान रखना है कि अगर पूछ लिया जाए कि राठौड़ वंश का आदि पुरुष कौन है, तो राव सिंहा। राठौड़ वंश की नींव रखने वाला कौन है, तो राव सिंहा। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक या फिर राठौड़ वंश का आदि पुरुष कौन कहलाएगा, तो भैया अपने याद रख लेना राव सिंहा। लेकिन क्या ये राव सिंहा मारवाड़ के राठौड़ वंश के वास्तविक संस्थापक थे, तो इसके बारे में अपने को नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा। क्योंकि भाई इन्होंने स्थापना तो कर दी, लेकिन अगर हम पूछें कि एक्चुअल कौन थे ऐसे जिन्होंने पूरे के पूरे इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना करी, तो अपने को नाम याद रखना है किसका, रावचूड़ा का। रावचूड़ा का दान। अब अपने रावचूड़ा का पहले तो एक राज्यकाल देख लेते हैं 1393 से लेकर 1423 तक का।
पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है राव चूड़ा के, उन सभी के ऊपर नजर बनाते हुए पहले फैक्ट की तरफ चलते हैं। क्या कि अपने याद रख लेना है कि ये वास्तविक संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि मारवाड़ के राठौड़ वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो राव चूड़ा। अगर पूछ लिया जाए आदि पुरुष या हम बात करें कि संस्थापक कौन है, तो याद कर लेना राव सिंह। तो कंफ्यूज मत होना इन दोनों में, ध्यान रखना, बड़े आसानी से चीजें याद होती हुई चलेगी। आगे बढ़ते हैं कि वास्तविक संस्थापक कौन मारवाड़ के राठौड़ वंश के, तो याद करो राव चूंडा। क्लियर हो गई। अब राव चूंडा जो है वो अपनी स्थापना करते हैं, अपनी राजधानी की स्थापना करते हैं कहाँ पर, मंडोर में, मांडव्यपुर या फिर मंडोर। और हम ये कहें कि ये जो मंडोर है ये राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी है, शुरुआती राजधानी है, प्राइमरी कैपिटल है। तो कौन सी भैया, अपने मंडोर। जब राव सिंहा है तो उन्होंने कहाँ पर अपना साम्राज्य बसाया, पाली में। पाली से हम देखते हैं कि राव चूंडा अपनी प्रारंभिक राजधानी की स्थापना कहाँ करते हैं, तो अपने मंडोर में। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब राव चूंडा की एक बहुत इंपॉर्टेंट रानी थी जिनका नाम था चांद कंवर, सोनगरा रानी चांद कंवर जो थी। चांद कंवर से रिलेटेड एक फैक्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपने याद रखना है क्या, कि चांद कंवर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बावड़ी बनाई कहाँ पर, जोधपुर के अंदर। बहुत प्रसिद्ध बावड़ी बनाई कहाँ पर, भाई जोधपुर के अंदर, जिस बावड़ी का नाम था चांद बावड़ी। क्या था भैया, चांद बावड़ी, इस बावड़ी का नाम था। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब ध्यान से रखोगे भाई, जोधपुर तो अभी स्थापना हुई नहीं, वो तो राव जोधा के समय उस क्षेत्र के अंदर बनवाई थी। तो अपने याद रख लेना है कि चांद जो रानी थी उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बावड़ी बनाई जिसका नाम है क्या, चांद बावड़ी। क्लियर हो गई बात। साथ साथ में अगर हम बात करें कि पूरे के पूरे मारवाड़ के अंदर सामंती व्यवस्था की स्थापना करने वाला कौन था, तो वही था जिसने मारवाड़ के राठौड़ वंश की वास्तविक संस्थापना की। तो कौन, अपने याद कर लो, मारवाड़ की सामंती व्यवस्था की या सामंती व्यवस्था की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो अपने याद कर लो भाई, राव चूंडा थे। सारे के सारे फैक्ट्स हो गए। कौन कौन से याद, 5 चीजें अपन को राव चूंडा से रिलेटेड याद करनी है, क्लास के अंदर ही याद करते हुए चलते हैं। वास्तविक संस्थापक कौन, तो राव चूंडा। अगर हम बात करें कि चांद बावड़ी किसने बनाई, तो चूंडा की रानी कौन, चांद कंवर। बिल्कुल फैक्ट है यहाँ तक। अच्छा, इन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ बनाई, तो मंडोर के अंदर। और ध्यान रखने वाली बात, सबसे तगड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम बात करें मारवाड़ के अंदर पूरी की पूरी सामंती व्यवस्था की प्रथा को, सामंती प्रथा को जो है स्थापित करने वाले कौन, तो भाई राव चूंडा। सारे फैक्ट्स के साथ अपन आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ी सी मंडोर की। मंडोर के अंदर एकमात्र रावण मंदिर है, एकमात्र रावण मंदिर है, क्योंकि जो मंदोदरी थी वो कहाँ की रहने वाली थी, वे कहा जाता है कि भाई मंडोर की रहने वाली थी। और आप ध्यान रखो कि इसी वजह से पूरे के पूरे इस इलाके के अंदर हमें देखने को मिलता है कि भाई दशहरा नहीं मनाया जाता, क्योंकि भाई जो अपने से रिलेटेड व्यक्ति की मौत का तो गम होना चाहिए, खुशी कौन मनाएगा। तो इस वजह से इलाके में जो है वो दशहरा नहीं मनाया जाता। आगे बढ़ते हैं राव चूंडा से और चलते हैं राव रणमल की तरफ। राव चूंडा जो है वो रणमल की जगह अपने दूसरे पुत्र राव कान्हा को जो है वो राजा बना देते हैं। इस वजह से रणमल नाराज हो जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं, तो भाई वो मेवाड़ चले जाते हैं। और मेवाड़ पहुंचकर वो राणा लाखा से अपनी बहन के विवाह की बात करते हैं। बहन का क्या नाम था, हंसाबाई। हालांकि इसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि वो एक्चुअली में लेकर गए थे लाखा के बेटे के लिए रिश्ता, लेकिन राव लाखा ने जो है वो समझा कि भाई मेरे लिए आया है तो खुद ही शादी के लिए जो है वो हाँ बढ़ दी। चलो स्टोरी के अलावा हटके अपन बात कर लेते हैं राव रणमल की। तो अपन बात करें तो राज्यकाल की 1427 से लेकर 1438। बहन हंसाबाई का जो है वो विवाह, सशर्त विवाह की वो बात करते हैं किससे, मेवाड़ के राणा लक्ष्य सिंह से या राणा लाखा से। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। लेकिन क्या शर्त थी, शर्त ये थी कि भाई आप हंसाबाई से जो है विवाह कर लो, लेकिन आपसे और इनसे जो उत्पन्न पुत्र होगा वो ही नेक्स्ट तौर पे हम बात करें मेवाड़ का नेक्स्ट महाराणा बनेगा। इस शर्त के ऊपर विवाह करते हैं और विवाह हो जाता है। और इन दोनों से जो पुत्र होता है जिसका नाम था मोकल, उसे जो है मेवाड़ का शासक बना दिया जाता है। अब जब किसी तरीके से हम देखते हैं कि मोकल शासक बना तो मजे किसके हो गए, मामा के। रणमल जो है वो पूरी तरीके से मेवाड़ की सामंती प्रथा के अंदर, मेवाड़ के अंदर जो है वो पूरी तरीके से अपनी धाक जमा लेता है। कैसे दाग जमाता है, क्या करता है कि रणमल का जो था वो मेवाड़ के अंदर प्रशासनिक प्रभाव जो था वो दिन ब दिन बढ़ता जाता है। और प्रशासनिक प्रभाव बढ़ रहा था तो मेवाड़ के जितने भी सामंत थे उनको इससे बहुत ज़्यादा समस्या आ रही थी कि भाई दूसरे देश से आया है और हमारे मेवाड़ के अंदर जो है वो एंजॉय कर रहा है। इसी वजह से मेवाड़ के जितने भी सामंत हैं वो रणमल की गर्लफ्रेंड, या हम बात करें रणमल की जो प्रेमिका थी भारमली से मिलकर रणमल की हत्या कर देते। तो ये फैक्ट याद कर लो कि रणमल की हत्या हो जाती है मेवाड़ी सामंतों द्वारा, प्रेमिका भारमली के सहयोग से जो है वो रणमल की हत्या हो जाती है। और कोई फैक्ट जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को रणमल से रिलेटेड याद रखना है तो अपने याद रखनी है इसकी एक इंपॉर्टेंट रानी जिनका क्या नाम था, कोडमदे। रणमल की पत्नी जिनका नाम था कोडमदे, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट हम बात करें बावड़ी का निर्माण कराती है जिसका नाम है कोडमदेसर बावड़ी।
जो कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी में से एक है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी कौन सी है? तो भैया कोडम देसर। कहाँ पर है कोडम देसर? तो स्थित है भैया अपने बीकानेर। रणमल की बात हो गई। रणमल से रिलेटेड अपने जितने भी फैक्ट्स हैं उनको याद करते हुए रटते हुए चलेंगे। 3-4 चीज़ें याद रखनी है अपने रणमल से रिलेटेड। राव रणमल के बाद अपन बात कर लेते हैं राव जोधा की। राव जोधा की कहानी सुनते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इनके दौरान जो है वो क्या क्या इंपॉर्टेंट दुर्ग बना, कौन सा नगर बना और कौन कौन सी राजनीतिक घटनाएं हुई। इन सभी के ऊपर नजर बनाते हुए बात कर लेते हैं राव जोधा की। तो राव जोधा के बारे में सबसे पहली चीज तो ये कि इनका राज्यकाल कब से कब 1438 से लेकर 1479 तक जो है इनका राज्यकाल रहता है। राव जोधा रणमल के पुत्र थे और ये अपनी ताकत जो है वो 1453 के अंदर मंडोर के अंदर जो है मंडोर विजय कर लेते हैं और मंडोर को वापस प्राप्त कर लेते हैं। तो अब मारवाड़ की सत्ता किसके हाथ में आ गई? राव जोधा के हाथ में आ गई। अब सत्ता आ गई तो चलो भाई एक नई राजधानी बनाते हैं। इसी वजह से हम देखते हैं कि किस तरीके से राव जोधा 13 मई 1959 को जोधपुर नगर को बसाते हैं और जोधपुर नगर को राजधानी राठौड़ों की कैपिटल जो है उसकी स्थापना कर देते हैं। जब नगर बस गया तो कुछ इंपॉर्टेंट दुर्ग भी बनाना पड़ेगा क्योंकि भाई राजा की पहचान तो उसके दुर्ग से होती है। इसी वजह से ये गिरि दुर्ग की स्थापना करते हैं। कहां पर? तो भैया चिड़िया टूक पहाड़ी के ऊपर ये मेहरानगढ़ दुर्ग, गढ़ मेहरान की जो है वो स्थापना करते हैं। तो ये भी पॉइंट फैक्ट याद रखना है कि 1459 के अंदर चिड़िया टूक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग, गढ़ मेहरान की जो है वो स्थापना करते हैं, जो कि एक तरीके का गिरि दुर्ग है। अब भाई दुर्ग के इतने बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल अपने को रटे हुए हैं कि कोई सा भी दुर्ग आ जाए अपन 2 मिनट में बता देंगे कि भाई ये दुर्ग जो है वो किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। तो अपने याद रख लेना कि चित्तौड़गढ़ ऐसा दुर्ग है जिसके अंदर कई सारे एग्जाम्पल्स अपने को देखने को मिलते हैं। तो भाई वापस आ जाए अपन मेहरानगढ़ के ऊपर बात कर लेते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग की। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई दुर्ग की नींव किसने रखी? तो माँ करणी ने रखी, करणी माता ने रखी, जो कि बीकानेर के राठौड़ों की और साथ साथ में चारणों की जो है वो कुल देवी के तौर पर मानी जाती है। करणी माता का मंदिर कहाँ है? देशनोक में जो है वो करणी माता का मंदिर है। भाई मैं खुद पर्सनल लेवल पर करणी माँ का बड़ा भक्त हूँ, तो अपने याद कर लेना कि करणी माता ने जो है वो नींव रखी किसकी? मेहरानगढ़ दुर्ग की। और साथ साथ में करणी माता का मंदिर कहाँ है? तो देशनोक। करणी माता को चूहों वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें मेहरानगढ़ की, रुडयार्ड किपलिंग ने मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में ऐसा कहा है कि ऐसा लगता है कि ये जो किला है इतना ज़्यादा भव्य है कि भाई ऐसा लगता है ये जो किला है वो परियों और फरिश्तों द्वारा या परियों द्वारा या फिर अप्सराओं द्वारा जो है वो बनाया गया है। क्वेश्चन क्या आएगा इसमें कि रुडयार्ड किपलिंग ने किस किले के बारे में ऐसा कहा है कि परियों और अप्सराओं द्वारा बनाया गया है? फैक्ट याद कर लो, यह किला जो है वो परियों साथ साथ में अप्सराओं द्वारा जो है वो निर्मित है, द्वारा बनाया गया है। क्लियर हो गए फैक्ट? आगे बढ़ते हैं और क्या क्या हमें चीजें देखने को मिलती है मेहरानगढ़ दुर्ग में। तो मेहरानगढ़ दुर्ग अपन ने वैसे जब दुर्गों के टाइप्स देख रहे थे, दुर्ग वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, वो तो देखा ही था। एक बार क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, कोई फैक्ट छूट जाएगा तो वो भी हो जाएगा। मेहरानगढ़ दुर्ग बड़ा दर्शनीय स्थल है। इसके अंदर हमें देखने को मिलती है मेहर सिंह और भूरे खां की मजार, चामुंडा माता का मंदिर, मान प्रकाश पुस्तकालय जो राजा मान सिंह के दौरान बनाया गया था, कीरत सिंह और धन्ना सिंह की साथ साथ में छतरियां, और साथ साथ में हमें देखने को मिलता है मोती महल, फूल महल और सूरी मस्जिद। मोती महल, फूल महल और सूरी मस्जिद अपने को देखने को मिलती है किसमें? तो भैया मेहरानगढ़ दुर्ग में। अब क्या हुआ उस पर भी देख लेते। जब यहाँ पर एक मंदिर का नाम आया था, उस मंदिर का नाम था चामुंडा माता मंदिर। चामुंडा माता मंदिर के अंदर जो है वो 2008 के अंदर चामुंडा माता मंदिर के अंदर एक भगदड़ मच जाती है और उस भगदड़ को, उस दुर्घटना को हम मेहरानगढ़ दुखंतिका के नाम से जानते हैं। बड़ी कंट्रोवर्शियल दुर्घटना थी और इसी इंपॉर्टेंट दुर्घटना के लिए एक आयोग की स्थापना की जाती है, कमीशन की स्थापना करते हैं। कौन उसकी अध्यक्षता करते हैं? तो जस्टिस जशराज चोपड़ा जो है वो उसकी अध्यक्षता करते हैं। तो अपने याद रख लेना है कि भाई मेहरानगढ़ दुखंतिका कब हुई? तो अपने फैक्ट याद रख लेना है 30 सितंबर 2008 को। कहाँ पर? तो चामुंडा देवी के मंदिर में। और साथ साथ में इस बड़ी सारी, इस बहुत ही दुर्दांत दुर्घटना को लेकर कोई आयोग की स्थापना की गई। तो उस आयोग का नाम है कौन? जस्टिस जशराज आयोग, जस्टिस जशराज चोपड़ा आयोग या फिर चोपड़ा आयोग। इस मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर जो है वो 3 बड़े तगड़े तोप है और उन तोपों के क्या नाम है? तो याद कर लो, शंभुबान, किलकिला और साथ साथ में गजनी खान जो है वो इन इंपॉर्टेंट तोपों के नाम है। क्लियर हो गई बात?
अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब भी अपन राजवंश पढ़ते हैं तो उसकी कुलदेवी के बारे में पढ़ते हैं। तो भाई याद कर लो, राठौड़ों की कुलदेवी कौन है? तो नागणेची माता। राठौड़ों की कुलदेवी कौन है? तो भैया नागणेची माता का अपने नाम याद रखना है। हम बात करें राव जोधा की, एक बड़ी इंपॉर्टेंट रानी थी जिनका नाम था रानी जसमादे, हाड़ी रानी जसमादे। और जसमादे जो है वो निर्माण कराती हैं किसका? रानीसर तालाब का। जसमादे जो है वो निर्माण कराती हैं किसका? रानीसर तालाब का। तो अपने सारे के सारे फैक्ट अपने याद करते हुए चलते हैं कि भाई जसमादे ने किसकी रानी थी? तो राव जोधा की। किस चीज़ का निर्माण कराया? तो रानीसर पॉन्ड, रानीसर तालाब का जो है वो निर्माण कराया। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं और फैक्ट्स की तरफ। राव जोधा, हम बात करें राव जोधा के राज्यकाल के अंदर एक बड़ी राजनीतिक इंपॉर्टेंट घटना होती है कि जोधा और उस तरफ यानी मेवाड़ में थे कुंभा। भाई मारवाड़, बड़ी आसानी से समझो इसको, मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में एक संधि होती है। भाई आपने देखा कि रणमल के समय पर जो है मेवाड़ और मारवाड़ के रिश्ते किस तरीके से बिगड़ चुके थे। अब रिश्ते खराब हो गए तो इन रिश्तों को ठीक भी करना पड़ेगा। इसी वजह से मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में एक ट्रीटी होती है, एक संधि होती है। उस टाइम पर मेवाड़ के शासक थे महाराणा कुंभा, और हम बात करें अपने मारवाड़ की तो इस टाइम पे राजा थे कौन? राव जोधा। इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी होती है जिसके अंदर मेवाड़ और साथ साथ में मारवाड़ की जो भी सीमा थी उसको निर्धारित किया जाता है, और जितने भी उनके संबंध थे उनको मधुरता की तरफ जो है वो ले जाया जाता है। इस पूरी की पूरी संधि की जो मध्यस्थता करती हैं वो कौन? हंसाबाई। हंसाबाई का नाम अपन ने याद रखा ही था। कब? जब अपन आगे देख रहे थे कि भाई किस तरीके से राव लड़मल के दौरान शादी होती है हंसाबाई की और मेवाड़ के महाराणा किसकी? राव लाखा की। तो क्लियर है बात? ये फैक्ट अपने याद रख लेना। इन दोनों के बीच में एक संधि होती है। कब होती है? तो भाई 1438 में, और इस संधि को कहा जाता है आवल बावल की संधि। किसको कहा जाता है भैया? आवल बावल की संधि जो है वो इसको कहा जाता है 1438 के अंदर। क्लियर है बात? किन किन के बीच में? मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में, जोधपुर और साथ साथ में जोधा और महाराणा कुंभा के बीच में, और इस संधि के दौरान जो है वो सीमा का निर्धारण किया जाता है। और क्या क्या होता है? इनकी पुत्री श्रृंगारी देवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल से किया जाता है, और ये श्रृंगारी देवी वही है जो निर्माण कराती है एक बड़ी इंपॉर्टेंट बावड़ी का घोसुंडी। याद रख लेना अपने कौन के इंपॉर्टेंट इनकी पुत्री श्रृंगारी देवी। अगर पूछ लिया जाए कि डॉक्टर गौरी शंकर ओझा ने मारवाड़ के किस राजा को सबसे प्रतापी शासक जो है वो प्रथम प्रतापी शासक की उपाधि दी है, तो अपने याद कर लो राव जोधा की। तो देख लेते हैं कि भाई डॉक्टर गौरी शंकर ओझा, बड़े इंपॉर्टेंट इतिहासकार, इन्होंने राव जोधा के बारे में क्या कहा है। डॉक्टर गौरी शंकर ओझा द्वारा राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक माना गया है। प्रथम प्रतापी शासक माना गया है। एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बड़े इंपॉर्टेंट तौर पर याद कर लेना क्या कि भाई डॉक्टर गौरी शंकर ओझा को राव जोधा ने, डॉक्टर गौरी शंकर द्वारा राव जोधा को जो है जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक माना है। डायरेक्ट फैक्ट है, अपने याद करते हुए चलते हैं। राव जोधा के बाद अपन उनके इंपॉर्टेंट पुत्रों की बात कर लेते हैं कि भाई कौन से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पुत्र हुए। जब हम पुत्रों की बात करते हैं तो पहले पुत्र का अपने को नाम याद रखना है सातल, और सातल देव के दौरान जो है वो दो इंपॉर्टेंट घटनाएं होती। एक तो वो घुड़ले खान को मारते हैं, और घुड़ले का नाम आपने नाम याद रखा है कि भाई घुड़ले खां का नाम तो नहीं सुना, लेकिन हाँ घुड़ला कुछ तो सुना है। तो भाई आप नृत्य वाली क्लास याद करो, उसमें अपन ने घुड़ला नृत्य पढ़ा था। घुड़ला नृत्य पढ़ा था कि भाई किस तरीके से जोधपुर की महिलाएं और कन्याएं जो हैं वो एक घुड़ला डांस करती हैं, जिसके अंदर छिद्रित मटके के अंदर जो है वो दीपक जलाकर इस डांस को किया जाता है। डांस कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण की अष्टमी को किया जाता है। और क्यों किया जाता है तो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से घुड़ला अष्टमी वहां पर मनाई जाती है। तो हाँ भाई घुड़ला अष्टमी को यहाँ पे कनेक्ट करो। राव सातल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये क्या कि इन्होंने घुड़ले खां को मारा, और इसी खुशी के अंदर जो है वो घुड़ला नृत्य किया जाता है, जिसकी शुरुआत चैत्र कृष्ण की अष्टमी से करी गई थी। वो छिद्रित मटकों वाला जो डांस है वो ये घुड़ला नृत्य है। और कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट, और हम भाई फैक्ट है रानी भटियाणी का। रानी भटियाणी, राव सातल की रानी भटियाणी जो है वो निर्माण कराती है किसका? फूलेलाव तालाब का। किसका भैया? फूलेलाव तालाब का निर्माण कराती है। तो राव सातल से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अपने याद कर लेने हैं। क्या? पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट कि रानी फूला भटियाणी जो है वो निर्माण कराती है फूलेलाव तालाब का, और साथ साथ में अपने याद करना है कि भाई घुड़ला अष्टमी, यहां हम बात करें घुड़ले खां की हत्या करने वाले, घुड़ले खां को मारकर घुड़ले डांस करवाने वाले व्यक्ति कौन? तो अपने याद कर लो राव सातल। तो दूसरे पुत्र की बात कर लें। दूसरे पुत्र है राव बीका। राठौड़ राजवंश मारवाड़ के अंदर काबिज था। हम देखते हैं कि जोधपुर इसकी कैपिटल थी, लेकिन अब हमें देखने को मिलता है कि राठौड़ राजवंश के अंदर जो है वो फूट पड़ती है और एक नई शाखा गुजरती है, जिसको हम देखते हैं बीकानेर के राठौड़ों के तौर पे।
तो बीकानेर के राठौड़ों की अगर हम बात करें, स्थापना करता कौन थे, तो राव बीका थे। तो राव बीका के बने फैक्ट, राव बीका बीकानेर के राठौड़ वंश की जो है ये नींव रखते हैं। 1465 में मां करणी के आशीर्वाद से ये पूरी तरीके से बीकानेर के राठौड़ों के राजवंश की स्थापना करते हैं। अब राजवंश होगा तो कोई राजधानी की भी जरूरत होगी, इसी वजह से 1488 के अंदर जो है वो बीकानेर राजधानी की स्थापना की जाती है। बीकानेर शहर की स्थापना की जाती है कब, 1488 में, और उसको जो है बीकानेर के राठौड़ों की राजधानी बना दिया जाता है। क्लियर हो गई यहां तक बात सारे के सारे फैक्ट के साथ? और कोई? तो हाँ भाई, अपने को याद कर लेना कि जांगल प्रदेश, ये जो पूरा का पूरा बीकानेर है, इसको जांगल प्रदेश कहते थे। और इनके जो बादशाह थे या हम कहें राजा थे, वो जांगलधर बादशाह की उपाधि भी याद करते थे, रखते थे। जांगल प्रदेश की राजधानी अहिच्छत्रपुर, एक याद कर लेना कि अहिच्छत्रपुर जो है वो वर्तमान में नागौर या धातु नगरी के नाम से फेमस है। तो ये सारी की सारी बातें थी भैया अपने राव जोधा और उनके इंपॉर्टेंट पुत्रों की। नेक्स्ट अपन चलते हैं राव गांगा की तरफ। राव गांगा, राव गांगा से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अपने याद करने कि एक तो आपने 1527 का खानवा का युद्ध याद है, किसके बीच में हुआ था, महाराणा सांगा के बीच में, महाराणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। तो उस खानवा के युद्ध के अंदर और दूसरे राजाओं की जो है वो जरूरत पड़ी थी। महाराणा सांगा ने कहा कि भाई मदद करनी चाहिए। अब मदद के दौरान हम देखते हैं कि मारवाड़ से मदद करने कौन भेजता है, राव गांगा। तो अपने याद कर लेना ये कि युद्ध में शामिल हुई 17 मार्च 1527 में खानवा के युद्ध में जो है ये राणा सांगा की सहायता करते हैं, पर जो है ये खुद शामिल नहीं होते। कौन? इनकी जगह इनका जो बेटा है, जो नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट राजा आने वाला है, जिसका नाम है क्या, राव मालदेव। राव मालदेव जो है वो किसी तरीके से इस युद्ध के अंदर अपना योगदान देते हैं। दूसरा फैक्ट अपने याद रखना है ये कि भाई राव गांगा के समय जो है गांगलाव तालाब या फिर गंगा बावड़ी की स्थापना की जाती है, निर्माण जो है वो किया जाता है। तो भाई ये पूरे के पूरे पार्ट के अंदर अपन ने क्या देखा, पूरे के पूरे पार्ट में अपन ने कई सारे राजा देखे, कई सारे उनके इंपॉर्टेंट राजनीतिक घटनाएं देखी, मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करी, और अपन ने साथ साथ में मारवाड़ का जो राठौड़ वंश था उसका जनरल इंट्रोडक्शन देखा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर और दूसरे राजा देखेंगे और दूसरे राजाओं की कहानियां सुनेंगे, उनके द्वारा बनाए गए जो निर्माण किए गए इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, और सारी की सारी क्लास को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट्स के अंदर पिरो के रख लेंगे। तो आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, हमारे साथ बने रहे और मिशन ज्ञान के इस परिवार को इसी तरीके से जो है वो प्यार देते रहिए। थैंक यू।